अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पीसीबी में एक नया स्लोगन आ गया है, अब मेरिट नहीं चलेगा बल्कि फिर क्या चलेगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। जबकि PSL 8 की इफ्तिताई तकरीब में कौन कौन परफॉर्म करेगा, इसके हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जबकि लाहौर कलंदर PSL से भी बाजी लेने में कामयाब हो गया, इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि दो ममालिक के लिए टेस्ट सेंचुरियाँ बनाने का मुनफरद एजाज़ पाने वाले गैरी ब्लांस ने एक नई तारीख रकम की है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे इस रिपोर्ट में। और हम इस रिपोर्ट का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मेरिट के हवाले से फ़ैसले हो रहे हैं। अब मेरिट नहीं चलेगा, लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया स्लोगन है वो यही होगा, और बल्कि बोर्ड के ऊपर लिखवाना पड़ेगा अपने गेट के ऊपर कि अब मेरिट नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर सिलेक्शन हो रही हैं, तकर्रियाँ हो रही हैं, खिलाफ मेरिट हो रही हैं, ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर या किसी और मुफाज की वजह से हो रही हैं। इसकी बहुत सारी मसाले हैं। रमीज़ राजा पाकिस्तान की कमेंट्री की बड़ी आवाज़ हैं, बल्कि दुनिया के चंद बड़े जो टॉप कमेंटेटर हैं जिनमें उनका नाम शामिल है, जैसा कि टेनिस बोर्ड पहले ही जारी कर चुका है कि जो टॉप प्लेयर जो कमेंटेटर हैं जो कि साबिक प्लेयर्स रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मुआवजा कमाते हैं, उनमें रमीज़ राजा टॉप 8 में शामिल हैं। तो इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग की जो आने वाली जो सीज़न है इसके लिए उन्हें कमेंट्री पैनल में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो हुकाम जिनका अपना खुद कोई साख नहीं है वो ये चाह रहे हैं कि रमीज़ राजा पहले उनसे माफ़ी मांगें, फिर दरख्वास्त दें, फिर काम करेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ की माफ़ी मांगें। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। और चूँकि कल मसरूफियात का दिन था मेरा पर्सनल, तो मैं ज़्यादा वो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सका था। कल कमेंट्री पैनल का ऐलान हुआ था जिसमें सेमन डॉल, एलन विल्कनेस और इसके अलावा वकार यूनिस, डैनी मोरिसन, अरोज मुमताज़, बाजिद खान, निक नाइट, सना मीर, डैरन गंगा, मार्क बुटचर और उसके अलावा डोमिनिक कॉर्क, वर्नोन फ्लेंडर और सिकंदर बख्त के अलावा जो उर्दू कमेंट्री करेंगे मरीना इकबाल और तारिक सईद का ऐलान हुआ था। तो इसमें रमीज़ राजा जैसा कमेंटेटर शामिल नहीं है। तो ये ख़ुद हमारे लिए हमारे क्रिकेट के निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन किस तरह होती है। और ये चीज़ें सिर्फ कमेंट्री के हवाले से नहीं हैं, हर मामले में ऐसा देखने में आ रहा है। आप शर्जील खान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, सिलेक्ट करना चाहते हैं। चले रमीज़ राजा का एक मौक़िफ़ था ना, उनका मौक़िफ़ ये था कि जो भी खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में या मैच फिक्सिंग में एक बार भी मुलविस हो गया दोबारा उसे पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक मौक़िफ़ है, इसको आप असूली मौक़िफ़ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन नजम शेट्टी का मौक़िफ़ समझ नहीं आ रहा कि मोहम्मद आमिर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए मैच फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की, उसको तो खिलाया जा सकता है लेकिन शर्जील खान को नहीं खिलाया जा सकता। वजह सिर्फ ये है कि वो अपने मारूफ जो बैंकर दोस्त हैं बल्कि चंद एक मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा हैं, उन लोगों की सिफारिश पर शान मसूद को लाजमी तौर पर पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का हिस्सा रखना चाहते हैं, इसलिए शर्जील खान का रास्ता रोका जा रहा है। और इस तरह अगर सिलेक्शन कमेटी में देखें या वज़ीर खेल बनाने के हवाले से देखें, वज़ीर खेल बनाना तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इख्तियार में नहीं है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी देख लें, उन लोगों को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जा रहा है जो किसी न किसी हद तक हुक्मरान जमात की एक ख़ास जो जमात है जो कि नजम शेट्टी के बहुत करीब है, उससे लगाव रखना ज़रूरी है। उनकी ट्वीट लाइक करने वाले और रीट्वीट करने वालों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मेरिट का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जा रहा। हारून रशीद जो कि 70-80 की दिहाई में खेलते रहे हैं और मौजूदा दौर में वो पाकिस्तान की वनडे टीम, जब हम ये स्लोगन रख रहे हैं कि हम अपने क्रिकेट को बेहतर करना चाह रहे हैं, जदीद क्रिकेट से हम आंग करना चाह रहे हैं, तो इस मौका पर क्या हारून रशीद या जो बाकी सिलेक्ट हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में, क्या वो उनकी इतनी अहलियत है कि वो ये कारनामा एक जो फ्रीज़ा है वो सर अंजाम दे सकें। तो ये एक मेरे ख्याल में अब से मेरिट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ निकल पड़ी है। खुलेआम मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में कौन कौन जो उनकी इफ्तिताई तकरीब होगी, ओपनिंग सेरेमनी, कौन कौन उसमें परफॉर्म करेगा, उसकी अगर बात करें तो एक तो वो लोग हैं जो कि PSL 8 का जो ऑफिशियल एंथम है वो गा रहे हैं, जिनमें आसिम अजहर, शाही गिल और फारिस शफ़ी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा भी कहा यह जा रहा है कि सहर अली बग्गा जिनका मशहूर गाना है पाकिस्तान जिंदाबाद, और उनके अलावा एमा बेग भी परफॉर्म करेंगी। और उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए बता रहे हैं कि दीगर चंद अफराद और भी हैं, आतिशबाजी की जाएगी, ड्रोन से कवरेज की जाएगी। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा जो अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार
آگمنٹن ریئلٹی جسے AR کے نام سے کہتے ہیں ایک گروپ ہے. اس کے علاوہ ورچوئل ریئلٹی VR کے نام سے پہچان ہے. یہ پہلی بار پاکستان سپر لیگ میں ایک ساتھ اوپننگ سیریمنی میں پرفارم کریں گے. اس کے علاوہ باقی چیزیں تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ان کے گانے کے آفیشیل سنگرز ہیں ان کے علاوہ سحر علی بگا اور ایما بیگ جیسی بڑی ایک جو آوازیں ہیں وہ بھی پاکستان سپر لیگ کی افتتاحی تقریب کا حصہ بننے جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے کہ لاہور قلندر پاکستان سپر لیگ سے بازی لینے میں کامیاب ہو گیا ہے. پاکستان سپر لیگ نے تو اپنا آفیشیل گانا ابھی تک ریلیز نہیں کیا، لیکن لاہور قلندر آج اپنی ایک تو کٹ ریلیز کرنے جا رہا ہے شام 7 بجے لاہور کے الحمرا ہال میں. اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کا جو اینتھم ہے، جو سانگ ہے PSL 8 کا، وہ بھی سامنے آ رہا ہے. تو پاکستان سپر لیگ جو چیز نہیں کر سکی وہ لاہور قلندر نے کر لیا ہے. تو یہ ایک طرح سے بازی لینے میں کامیاب ہو گئی ہے لاہور قلندر. اور لاہور قلندر کی جو ٹھیک ہے وہ صرف ایک ٹورنامنٹ جیتے ہیں، پہلے 4 ایڈیشن میں وہ ٹورنامنٹ کی ناکام ترین ٹیم ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال اپنی جو ریلیشن بنانے میں، لوگوں میں پروگرام کرنے کے حوالے سے، ٹرائل لینے کے حوالے سے لاہور قلندر کی اپنی مثال آپ ہیں. تو اس لیے ان کا جو بازی لینا جو ہے ایک طرح سے صحیح بھی ہے اور یہ ان کا حق بھی بنتا تھا. ویسے پاکستان کرکٹ بورڈ شاید اس بار جلدی کر لیتا، لیکن بعد میں چونکہ سیٹ اپ چینج ہو گیا، سنگرز چینج ہو گیا، سارا سیٹ اپ چینج ہو گیا، تو اس کی وجہ سے گانا مزید لیٹ ہو گیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 9 یا 10 نومبر تک کا کہ ریلیز جو گانا جو ہے آفیشیل وہ سامنے آ جائے گا. اور اس کے علاوہ گیری برانٹس جن کا تعلق زمبابوے سے ہے، ہرارے میں پیدا ہوئے، وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تاریخ کے محض دوسرے ایسے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہیں 2 مختلف ممالک کی جانب سے ٹیسٹ سنچریاں بنانے کا اعزاز حاصل ہے. اس سے پہلے صرف کیپلر وسلز جو کہ ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے لیے کھیلے، جب ساؤتھ افریقہ پر پابندی تھی تو وہ آسٹریلیا کے لیے کھیلتے رہے، اور جب پابندی ختم ہو گئی ساؤتھ افریقہ کے اوپر تو دوبارہ وہ ساؤتھ افریقی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے. 92 کا ورلڈ کپ کھیلا تھا. وہ 2 مختلف ممالک کے لیے سنچریاں بنانے کا اعزاز رکھتے تھے ٹیسٹ فارمیٹ میں. اور اب گیری برانٹس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. ویسٹ انڈیز کے خلاف بلاوایو کے مقام پر 137 رنز بنائے اور ان کی ٹیم جو کہ فالوان کے 2-4 تھی اس کو نکالنے میں کامیاب رہ گو کہ وہ جو لیڈ تھی مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے، لیکن اپنی ٹیم کو کسی حد تک میچ میں واپس لے آئے ہیں. اور اگر گیری برانٹس کی بات کریں تو وہ گزشتہ دہائی کے دوران انگلینڈ کے لیے 4 ٹیسٹ سنچریاں بنا چکے تھے، جس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اپنے وطن واپس یعنی کہ زمبابوے جانے کا فیصلہ کیا. ان کی جانب سے ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا اعزاز پایا. اور اب چونکہ ان کا ویسٹ انڈیز کی اور زمبابوے کی جو سیریز ہے وہ چل رہی ہے، گو کہ زمبابوے کا ایسے ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر کوئی بڑا فرق نہیں پڑنا کیونکہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے، زمبابوے کو شامل ہی نہیں کیا گیا. لیکن اگر زمبابوے کی ٹیم ویسٹ انڈیز کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ زمبابوے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہو سکتا ہے. اور اس موقع پر گیری برانٹس نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی. کیپلر وسلز کے بعد دنیا کے محض دوسرے ایسے کھلاڑی بنے ہیں جنہیں 2 مختلف ممالک کی جانب سے ٹیسٹ سنچریاں بنانے کا اعزاز حاصل ہے. تو یہ اس طرح کے چند ایک پلیئرز ہیں جو 2 ممالک کے لیے کھیلے، لیکن جو ٹیسٹ سنچریاں بنانے کا اعزاز پایا وہ صرف انہی 2 کھلاڑیوں کے نام ہو سکا.